सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग गया, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे पढ़ लेंगे। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, जल्दी बताइएगा। सरकारी बजट पेश करने की तारीख जल्दी बताइए कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी बिल्कुल, हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करता है बच्चे? राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं। याद रखना, सरकारी बजट अगर पेश करना हो तो कब पेश होगा? राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर 2। जो बच्चा दिल्ली पुलिस के लिए अत्यंत सीरियस है, हर हाल में सिलेक्शन चाहता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। चलिए बच्चे, सवाल नंबर 2। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा आईएफएस अधिकारी कौन होता है? जल्दी बताइएगा। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी आईएफएस जिसको बोला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा का अधिकारी कौन होता है? प्रभागीय वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक या फिर वन सेवा प्रमुख। जल्दी से अपना सही जवाब कमेंट करके बताइए बच्चा, कौन होता है? जल्दी बताइए। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग वन सेवा आईएफएस अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है बच्चे? वन सेवा प्रमुख होता है। सभी बच्चे कमेंट करिएगा। सभी बच्चे जल्दी क्लास लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए एक एक आंसर में। आइए सवाल नंबर 3। हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मिट्टी में, सामान्य मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? जल्दी से सही जवाब बताइए। 5:4, 10:1, 1:1 या फिर 4:5। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। सामान्य मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 10:1 होता है। कितना होता है? 10:1 होता है। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 4 की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या नाम बोल रहा हूं मैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। जल्दी से सही जवाब बताइए बच्चा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नाम ध्यान से सुन लीजिए। सभी बच्चे क्लास लाइक कर दो फटाफट भाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है बच्चे? तो मेरे प्यारे बाबू ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं बेटा? ये प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हुए? कौन होते हैं बेटा? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? आयुष, AYUSH। आयुष का मतलब मेरे बच्चे AYUSH। आपसे दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आयुष की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। सभी लोग याद रखना। बता दो राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित होता है? तो मैं आयुष की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब होता है सिद्ध और बेटा एच का मतलब होता है होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। सभी लोग याद रखना। और बाबू राष्ट्रीय आयुष मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है, पता ही चल गया होगा फुल फॉर्म से। आइए सवाल नंबर 6 की ओर। भारत वापिस आ गए या आए हुए किसी अनिवासी द्वारा
विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारत वापिस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ, मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा निवेश या फिर अनिवासी भारतीय? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो सभी लोग याद रखना, सभी बच्चे याद रखना, भारत वापिस आए हुए किसी अनिवासी द्वारा यदि विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में कोई विदेशी मुद्रा खाता खोला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बी ऑप्शन के अनुसार मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 फिजिक्स का क्वेश्चन है। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग में नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? नाभिक के अस्तित्व को, न्यूक्लियस, नाभिक के अस्तित्व को प्रूफ कर दिया था रदरफोर्ड के किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? गोल्ड फॉइल प्रयोग, डबल स्लिट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग या फिर वू प्रयोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखना गोल्ड फॉइल प्रयोग। आइए सवाल नंबर 8वां, बताइए सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? देखो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए, क्लास में एक्टिव रहिए। सभी प्यारे बच्चे क्लास में एक्टिव रहिए और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। बताइए सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? बताओ जल्दी से। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो सभी लोग याद रखना, ऐसा अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से सरकार जनता का पैसा खर्च कर सकती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। आइए सवाल नंबर 9 की ओर। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में आएगा? इनमें से कौन सा विषय संघ सूची में आएगा? रेल सेवा, विवाह तलाक, राज्य की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान या फिर कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल मनविंदर जी, राष्ट्रपति के अंतिम सिग्नेचर से ही ऐसा होता है। चलिए बताइए कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? रेल सेवा, विवाह तलाक? तो सभी लोग याद रखना बेटा, रेल सेवा संघ सूची का हिस्सा है, जबकि विवाह तलाक, राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी और कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना, बाकी तीनों राज्य सूची का हिस्सा है, राज्य सूची का हिस्सा है। आइए सवाल नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए किस देश में गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए किस देश में गए थे? चाइना, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए किस देश में गए थे? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए थे। कहां गए थे? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जर्मनी गए थे। बताइए कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी आधारित है यूएसएलआर, यूएलएसआई, यूपीआरएस, यूपीयूआई? बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बताइए कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी से एक बार शेयर लगा दो सभी बच्चे, लाइक कर दो क्लास को।
तो कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी आधारित है यूएलएसआई। याद रखना अलसी, क्या याद रखोगे? यूएलएसआई याद रखोगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है बेटा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये याद रखना बाबू। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूएलएसआई। आइए, प्रेम पथिक किस कवि की रचना है? जल्दी बताइए, प्रेम पथिक किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामकृष्ण शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? सभी बच्चे सही जवाब दीजिए। प्रेम पथिक किस कवि की रचना है? जल्दी से सभी बच्चे अपना सही जवाब टाइप करिए। तो सभी लोग ध्यान से सुन लेना। कामायनी, आंसू, कंकाल, तितली। मैं क्या बोल रहा हूं? कामायनी, आंसू, कंकाल, तितली और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है बच्चे? जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 13। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे प्राप्त होता है? जल्दी बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन को का अधिकार प्राप्त होता है। मनविंदर चौधरी कह रहे हैं गुरुजी उम्मीद है कि एफकेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मनविंदर जी, हमारी तरफ से आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका एफकेट की परीक्षा इस बार जरूर क्लियर होगी। तो बताइएगा, अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो सभी लोग याद रखना, राज्य की विधानसभा को। किसको बेटा? राज्य की विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त होता है। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। अरविंद राणा, राजीव, सुधीर कुमार, अजय तोमर, बबलू, बुलबुल, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिए, सवाल नंबर 14 का सही सही जवाब दे देना। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? यानी किस राज्य में प्रतिशत जूट उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर केरल? जल्दी बताइए बच्चा, किस राज्य में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, पश्चिम बंगाल इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 15। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संस्थापक होने का श्रेय किसे जाता है? बिल्कुल मनविंदर जी, संसद के बिना नहीं हो सकता। दोनों सदनों की उसमें सबसे पहले सहमति होती है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं, लेकिन होता वो राष्ट्रपति के हाथों में ही है। सही है ना? चलिए, बिल्कुल। तो रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसको जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। याद रखना बच्चे, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को जाता है। किसको जाता है? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को जाता है। आइए सवाल नंबर 16, जल्दी से सही सही जवाब देना इसका भाई। ये कहता है भारतीय संविधान में उल्लिखित उल्लिखित अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या डैश से अधिक और डैश से कम सदस्य नहीं होती। यानी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने, ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितने सदस्य होते हैं? जल्दी बताइए, ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितने होते हैं? मनविंदर जी, मैं इससे पहले वाले सवाल की बात कर रहा हूं,
जिसमें सरकारी सरकारी पैसा खर्च करने की बात हुई है, ठीक है ना। इसका तो वही जवाब होगा, राज्य की विधानसभा के ऊपर डिपेंड करता है, वो विधान परिषद वो चाहती है या नहीं चाहती है, ठीक है भाई, ये याद रखना आप। बताइए विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो याद रखना बच्चे, कितनी हो सकती है, ज्यादा 500, कम से कम 60। 500, 60 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन याद रखना सभी बच्चे, 500 और 60 हो सकती है। आइए सवाल नंबर 17, भारत के किस राज्य में केवल एक लोकसभा की सीट है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। भारत के किस राज्य में लोकसभा की केवल सिंगल एक ही सीट है, सिंगल एक ही सीट है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लोकसभा की केवल एक सीट किस राज्य में है। मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। सभी प्यारे बच्चों को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से अपना सही जवाब दीजिएगा। तो सवाल नंबर 17 में याद रखना, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों में एक एक लोकसभा की सीट है। याद रखना भाई, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ठीक है बाबू, याद रखना, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 लोकसभा की सीटें हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 लोकसभा की सीटें, जबकि मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की बात करी जाए तो मेरे बच्चे एक एक लोकसभा की सीटें हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 18वां क्वेश्चन सभी को पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया। जल्दी कमेंट करके बताइए। मनविंदर जी क्या बोल रहे हैं, सवाल क्लियर करिए। अरे मनविंदर जी, उस सवाल में आपसे जो पूछा गया वो बिल्कुल स्पष्ट है, राज्य की विधानसभा के ऊपर डिपेंड होता है। आखिरी का पास तो संसद ही करता है, लेकिन निर्भर करता है राज्य चाहता है या नहीं चाहता है। तो बताइए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जरूर याद आ जाएगा। तो कहां ले गया था, दौलताबाद ले गया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, दौलताबाद हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 19, कंप्यूटर से संबंधित है। आपने बहुत कंप्यूटर पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे पाओगे। देखता हूं कौन सही जवाब देगा, जल्दी बताइए। एक हैकर जिसके इरादे ठीक होते हैं, यानी वो कोई अपराध नहीं करना चाहता, दुर्भावनापूर्ण उसके इरादे नहीं है, उस हैकर को क्या कहा जाएगा। जल्दी बताइए। एक हैकर जो अपने इरादे नेक इरादे हैं, अपराध नहीं करना चाहता, वो क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहेंगे। फ्रीकर, फ्रैकर, ब्लैक डोर प्रोग्रामर या फिर व्हाइट हेड। जल्दी बताइए। एक हैकर जिसके नेक इरादे हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल प्रश्न है, कंप्यूटर आएगा। तो बताइए, जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते उसे क्या कहा जाता है। मैं सभी के कमेंट देखूंगा इस सवाल के लिए स्पेशल। सुधीर कुमार, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिएगा। सभी बच्चे जल्दी से बताइए, जिस हैकर के इरादे नेक होते हैं वो हैकर क्या कहलाता है। देखो कोई भी ठीक कमेंट नहीं कर रहा। वशिष्ठ ने बताया ब्लैक डोर। आमिर खान जी डी बता रहे हैं, बबलू कुमार डी। तो व्हाइट हेड डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे। ऐसा हैकर जिसके इरादे ठीक हो उसे व्हाइट हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट हेड कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 20 की ओर। कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। जल्दी बताइए, कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। अभ्रक की बात हो रही है, ठीक है बच्चे, अभ्रक की बात हो रही है, खनिज की बात हो रही है।
तो बताइए कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो सभी प्यारे बच्चे इसका याद कर लेना आंसर। झारखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आइए सवाल नंबर 21 की ओर। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? सभी लोग जानते होंगे, जो बच्चा दूध पीता है इसका बिल्कुल सही जवाब देगा। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है बाबू, ठीक है बच्चे। कार में बैठकर डेयरी का दूध लेने कौन कौन जाता है? कार में बैठकर कार में बैठकर डेयरी पर कौन कौन दूध लेने जाता है? तो क्या याद रखोगे? कार का मतलब करनाल। क्या याद रखोगे? कार का मतलब करनाल याद रखोगे। करनाल याद रखना बेटा। कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान? करनाल में। कार में डेयरी में दूध लेने जाते हैं करनाल। सवाल नंबर 22। भारत में प्रशनन बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रशनन बेरोजगारी भी कहते हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो बच्चा अभी अभी क्लास के साथ जुड़ा हो, कृपया करके जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। फटाफट सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चा पार्टी। जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचलन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन बताने वाले सभी प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। सभी बच्चे याद रखना, भारत में प्रचलन बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है बेटा? कृषि क्षेत्र में। आइए सवाल नंबर 23। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? सही जवाब बताइए अपना। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, हिसार या भोपाल में? जल्दी बताओ बच्चा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, हिसार या भोपाल? सवाल नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब क्या है? सभी बच्चे कमेंट करिएगा। जल्दी से सभी बच्चे बताइए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, ये संस्थान जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ स्थित है बच्चे? जयपुर में स्थित है। आइए सवाल नंबर 24वां। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? सवाल नंबर 24 की बात हो रही है। सवाल नंबर 24 की बात हो रही है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? एक एक बच्चा इस सवाल का सही जवाब देगा। जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिमानी त्यागी ने आते ही गलत जवाब दे दिया, डी ऑप्शन। भाग 4 के। बेटा 4 के क्या है आपको पता नहीं है क्या? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिया गया है? जल्दी से बताइएगा। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा इसका सही जवाब देगा। मैं सभी के कमेंट देखूंगा। जल्दी बताइए। जल्दी बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चा पार्टी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो सभी लोग याद रखना, संविधान का भाग 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के भाग 9 से है। बताइए जल्दी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? सही जवाब टाइप करिएगा। आचार्य नरेंद्र देव, जी वी के रॉय, बी आर मेहता या फिर एल एम सिंघवी? तो सभी लोग याद रखना, बी आर मेहता क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चे?
बी आर मेहता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 26। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? जल्दी बता दो। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? यूपी, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। जल्दी बताइए, किस राज्य में पदों का आरक्षण लागू नहीं है? किसमें? पंचायती चुनाव में। तो सभी लोग याद रखना, अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किसी भी प्रकार के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण पंचायती चुनाव में लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जहां लोकसभा की 2 सीटें हैं। बताइए, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन है? जल्दी बताइए, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन है? जल्दी बताइए, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? किसने की थी इसकी स्थापना? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या फिर महिपाल। केवल 50 प्रश्नों की क्लास है, आधी से ज्यादा क्लास खत्म हो चुकी है। 50 में से कितना स्कोर प्राप्त किया, क्लास के अंत में अपना स्कोर बता दीजिएगा। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखिए, विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल थे। कौन थे बच्चे? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धर्मपाल। आइए सवाल नंबर 28। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? जल्दी बताइए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में किस वर्ष में हराया था? सारे ऑप्शन स्क्रीन पर लगे हुए हैं। 1527, 26, 25, 24। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1527। सभी लोग याद रखना बच्चे, 1527 नहीं है, 1526 हो जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो याद रखना, पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी वाली। याद रखना, 1526 ईस्वी वाली, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बताओ, पायरोमीटर का यूज होता है किसमें? पायरोमीटर किससे क्या नापा जाता है? पायरोमीटर से जल्दी बताओ। पायरोमीटर ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। सवाल नंबर 29। सभी लोग सही जवाब देंगे, सभी लोग बिल्कुल इसका सही जवाब देंगे बच्चे। पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो बेटा, विकिरण तापमापी। क्या याद रखोगे? विकिरण तापमापी। इससे बहुत सबसे अधिकतम तापमान पायरोमीटर से नापा जा सकता है, ठीक है। हजारों डिग्री सेल्सियस पायरोमीटर यंत्र होता है, विकिरण तापमापी इसको कहते हैं। आइए सवाल नंबर 30। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली, मथुरा, करनाल या फिर पटना। जल्दी बताइए, सवाल नंबर 30। बरेली, मथुरा, करनाल, पटना। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, ये संस्थान बरेली में स्थित है। सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, बरेली में। बरेली के बाजार में। कहाँ स्थित है? बरेली के बाजार में।
ठीक है बच्चे, क्लियर है बाबू। अरविंद राणा जी कह रहे हैं बागपत में है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखना, उसका नाम NIAH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। जो बागपत जिले में स्थित है उसका नाम है NIAH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान है जो बरेली में स्थित है। बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। चलिए सवाल नंबर 31 की ओर आती है इसी के साथ। वो झुमका आज तक किसी को नहीं मिला। ठीक है बाबू, जिसको मिल जाएगा हमें बता देना। ठीक है भाई, आइए सवाल नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित हैं? किस में, किस भोज्य पदार्थ में सभी अमीनो अम्ल उपस्थित है? जल्दी बताइए, किस भोज्य पदार्थ में सभी अमीनो अम्ल उपस्थित है? चावल में, दूध में, अंडे में या सोयाबीन में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसमें सभी अमीनो अम्ल उपस्थित है? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन, चारों चीज आपने खाई होगी। चावल भी, दूध भी, अंडा भी, सोयाबीन भी। जल्दी बताइएगा बच्चा। तो सभी मेरे प्यारे बाबू याद रखना, इस सवाल का सही जवाब दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। दूध में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड होते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? जल्दी बताइए, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% पर 15% पर सीमित कर दी गई है? सीमित कर दी गई है। 91, 92, 90 इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी बताइए, मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो सवाल नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 91वां संशोधन। क्या हो जाएगा बच्चे? 91, 91वां संशोधन। बताइए, जब हम पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी मिलती है? जब हम पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी उससे हमें प्राप्त होती है? सभी बच्चे क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से बताइए, पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है पानी पीने से? पानी पीने से जल्दी बताइए, कितनी कैलोरी मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कुछ भी नहीं मिलती। कितनी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। 0 कैलोरी मिलती है। सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में बम मामला दायर किया गया? आपको पता ही होगा, 2-3 लड़कों ने मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वर्ष 1929 की बात है। किसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला, किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया? राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आजाद? तो सभी मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया था। याद रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ। आइए सवाल नंबर 35 की ओर। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जापान किस पर आत्मनिर्भर है? लौह अयस्क में, तांबे में,
खनिज तेल में या बॉक्साइट में? सही जवाब बताइएगा। जापान किस पर आत्मनिर्भर है? लौह अयस्क में, तांबे में, खनिज तेल में या बॉक्साइट में? मैं चाहता हूं मेरा एक एक प्यारा बच्चा मेरी सभी जीके की क्लासों को देख ले। आज 25वीं क्लास हो रही है ये। आज हमारी 25वीं क्लास हो रही है। 24 क्लासें पहले मैं पढ़ा चुका हूं। सभी बच्चे डेली एक करके क्लास देख लो। सारा निचोड़ पढ़ा रहा हूं जीके का, सारा निचोड़ पढ़ा रहा हूं। तो जापान लगभग किस पर आत्मनिर्भर है? तो सभी लोग याद रखना, तांबे पे। किस पर आत्मनिर्भर है? बाबू तांबे में आत्मनिर्भर है। ठीक है बाबू, मतलब के तांबा उसके वहां बहुत होता है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? जल्दी बताइए। घास के मैदान, कौन से घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? बिल्कुल भी क्लास लेट मत करो बाबू। सभी लोग एक्टिव रहिए, क्लास को लाइक करते रहिए। जल्दी बता दो, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, वेल्ड, स्टेपीज या प्रेयरीज? एक क्वेश्चन घास के मैदान पर भी आ सकता है दिल्ली पुलिस में। तो सभी प्यारे बच्चे क्या याद रखोगे? कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है जो यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज। कौन से बाबू? स्टेपीज पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टेपीज। आइए सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 37 पर आ जाइए। 37वें सवाल का मैं चाहता हूं जो जो बच्चा क्लास देख रहा है सभी को आता होगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जवाब नहीं देगा। जल्दी बताओ, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? अब मैं देखूंगा कितने बच्चे करेंगे कमेंट। जल्दी बताओ, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताइए। 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 सितंबर या 30 जनवरी? जल्दी बताओ बच्चे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 सितंबर या 30 जनवरी को? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल बाबू, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और स्वीटी राजपूत जी ने सी बताया 25 सितंबर। तो बाबू याद रखना, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नंबर का, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? किस किस को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस किस को जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से, सदिया को धुबरी से, कोल्लम को कोट्टापुरम से, काकीनाडा को पुदुचेरी से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस किस को जोड़ता है? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात हो रही है। सवाल नंबर 39। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982, 1986, 1990 या 1994? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से क्लास समाप्त करेंगे। क्लास बिल्कुल जल्दी से समाप्त होने वाली है। सभी लोग क्लास को तब तक शेयर कर दो और बाबू लाइक कर दो। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी लोग याद रखना 1986 में पारित हुआ। बी ऑप्शन बताने वाले सभी का सही है। बी ऑप्शन सही है, 1986, 1986। बताइए, अगर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो कितने क्षेत्रफल पर वन होने जरूरी है?
अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो कम से कम मेरे बच्चे कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होने जरूरी है? कितने नंबरों पर पास हो जाते हो? जरा कमेंट करके बता दो। कितने नंबरों पर पास हो जाते हो? जरा कमेंट करके बता दो। कितने नंबरों पर, कितने परसेंटेज में पास हो जाते हो? कमेंट करो जल्दी से। और उतने ही क्षेत्रफल पर वन होने जरूरी है, उतने ही क्षेत्रफल पर वन होने जरूरी है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे 33% पर पास होते हैं। तो अगर जिंदगी में पास होना है, जिंदगी जीनी है, तो बाबू 33% क्षेत्रफल पर वन होने जरूरी है, जंगल होने जरूरी है। क्या होने जरूरी है? जंगल होने जरूरी है। आइए सवाल नंबर 41 की ओर। कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम, विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? समुद्र, घास के मैदान, जंगल यानी वन या पर्वत? बताइए, जल्दी बताइए। कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, जंगल या पर्वत? तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, सभी प्यारे बाबू याद रखना। समुद्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। सवाल नंबर 42। भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताओ कौन सी है, जो फ्रांसीसियों के कब्जे में थी? भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती गोवा, पोंडिचेरी, दमन एंड दीव या कोचीन? बिल्कुल ओशियन, समुंदर है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। जल्दी बताइए बच्चे। सवाल नंबर 42। प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? गोवा, पोंडिचेरी, दमन या कोचीन? जल्दी बताइए। और जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हो दिल्ली पुलिस के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए, बाबू अभी कह रहा हूं सारी क्लास देख लेना, फिर पछताओगे। याद रखना, सारी क्लास देख लीजिए भाई, ठीक है? तो भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है? तो पोंडिचेरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, पोंडिचेरी। बताओ पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया? बताइए, बताइए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया? केवल 8 क्वेश्चन बाकी है, सभी लोग एक्टिव रहिए, एंड में अपना स्कोर बता देना। और जो जो बच्चा भी जुड़ा हो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? सवाल नंबर 43 की बात हो रही है। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, कब हराया था? तराइन के युद्ध में हराया था। कब हराया था बाबू? तराइन के युद्ध 1192 में हराया। तराइन के युद्ध 1192 में हराया। तराइन के युद्ध 1192। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, आइए इसी के साथ चलते हैं आगे। सवाल नंबर 44 क्या कहता है? लाख बक्स, लाख बक्स, लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई है? लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी?
लाख बक्स का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? लाख बक्स का मतलब मुझे कौन बच्चा बता सकता है? लाख बक्स का क्या मतलब होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई? मुझे बस ये बता दो, लाख बक्स का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। लाख बक्स का मतलब कौन जानता है? बिल्कुल बाबू, लाख बक्स की उपाधि किसको दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और बाबू याद रखना, लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। बिल्कुल बच्चे, प्रभव चौधरी ने सही जवाब दिया, लाखों का दान करने वाला। लाख बक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। चलिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री रह चुका था? नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहरम शाह या आराम शाह? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो मेरे सभी बच्चे याद रखेंगे, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। किसका? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। बताइए सवाल नंबर 46। केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं बाबू। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? जल्दी बताइए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? खजुराहो, इलाहाबाद, तमिलनाडु या फिर बनारस? सही सही जवाब बताइए। संगम युग की बात हो रही है बच्चे, संगम युग की बात हो रही है। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? मनविंदर ने तमिलनाडु बताया। देखता हूं कौन कौन बच्चा सही जवाब देगा। कितने परसेंट कंफर्म है आप मनविंदर जी? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? प्रभव ने डी बताया, ईशा बता रही है बी, अजय तोमर बी, बबलू कुमार बी, राजीव सैनी सी। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, संगम युग का संबंध तमिलनाडु से है। बिल्कुल बाबू, तमिलनाडु बताने वाले सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। संगम युग का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु की राजधानी कमेंट करके बताइए। तमिलनाडु की राजधानी सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए तमिलनाडु की राजधानी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? आइए इसी के साथ सवाल नंबर 47 की ओर। भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था? भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था? वर्ष 2008 सिडनी, वर्ष 1996 अटलांटा, वर्ष 1980 मास्को या वर्ष 1972 म्यूनिख? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखना, सवाल नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1980 मास्को। वर्ष 1980 मास्को। ठीक है बच्चे। आइए सवाल नंबर 48। 48वें का तो सभी लोग सही जवाब दे देना। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है?
अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 21 जुलाई, 23 अप्रैल, 21 सितंबर या 21 जून? जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। कुछ तो इसमें भी कंफ्यूज होंगे, देख लेना चाहे। कुछ तो इस सवाल में भी कंफ्यूज होंगे अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस में। तो कौन है वो महाशय, मैं जानना चाहता हूं। अभी तक तो सबका सही आया। बिल्कुल मनविंदर जी, भारत के बाहर भी खोली गई है। देखूंगा कौन गलत बताएगा। भाई किसी ने भी गलत नहीं बताया, सभी डी बता रहे हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, 21 जून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बाबू, सभी लोग सही बता रहे हैं। अनीका, स्वीटी, अजय, ईसा, गोल्ला। अरे गोल्ला ये नाम बदल भाई, गोल्ला कुछ नाम होता है क्या बाबू? रिश्ते भी नहीं आएंगे यदि गोल्ला नाम बता दिया किसी को, कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। गोल्ला नाम ठीक कर ले अपना ये। आओ तो चलिए, सवाल नंबर 49। भारत का पहला आरक्षित वन है। भारत का पहला आरक्षित वन है, बताइए जल्दी से। भारत का पहला आरक्षित वन है। गोल्ला भी कुछ नाम होता है बे। चलिए, तो भारत का पहला आरक्षित वन बताइए कहां है? अब कह रहा है भाई मेरा नाम सचिन है। भाई हमें तो गोल्ला दिख रहा है, गोल्ला। चलिए, तो भारत का पहला आरक्षित वन, सवाल नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आरक्षित वन की बात हो रही है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सवाल नंबर 50। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं, 9वीं, तीसरी, पांचवी, जल्दी बताइए। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जल्दी बताइए। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं, 9वीं, तीसरी या फिर पांचवी? तो सभी लोग याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है बाबू, किस योजना का उद्देश्य था? 11वीं योजना का। आइए सवाल नंबर आखिरी इस क्लास का 51वां। और आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप कल की क्लास मैथ की चाहते हो या फिर जीके की चाहते हो? कल की क्लास मैथ की ले लूं या जीके की क्लास लूं? जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी सभी प्यारे बच्चे बताइए। हम रोज रात 8:30 बजे लाइव आते हैं, रोज रात 8:30 बजे लाइव आते हैं। सभी लोग याद रखना, रोज रात 8:30 बजे। और सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए, आप सभी का सपोर्ट मुझे जरूर चाहिए। सवाल नंबर 51 बता दो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने साल का होता है? गलत जवाब दिया मनविंदर जी आपने। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी बाद में कमेंट करना बच्चे। बताओ, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी प्यारे बच्चे इस सवाल को जरूर याद कर लेना। 3 साल का होता है। कितने साल का होता है बच्चे? 3 साल का होता है। 3 इयर्स का होता है। कितने साल का? 3 साल का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सभी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? 3 साल का होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद टाइप करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आप कल किसकी क्लास चाहते हो, क्लास के बाद कमेंट में टाइप करके जल्दी मुझे बता दीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे कल रात 8:30 बजे और रोज रात 8:30 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है। जिस भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बाबू कमेंट कर सकता है। ठीक है बाबू, कमेंट बॉक्स में वो बच्चा नीचे कमेंट कर सकता है। तो बच्चों कल मिलेंगे रात 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।